हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के अंदर कुछ कंटेंट हमारा मोनेरा वाला पार्ट आता है, क्योंकि ये माइक्रोब्स की बात हो रही है तो माइक्रोब्स की क्या हमारी लाइफ में यूटिलिटी है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करते हैं। तो इस चैप्टर को हम 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम बात करते हैं कि कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में माइक्रोब्स की यूटिलाइजेशन होती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन, जैसे सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड वगैरह की फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल रहता है, फॉलोड बाय बायोगैस प्लांट की फॉर्मेशन एंड उसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में बायो कंट्रोल एजेंट की तरह माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करते हैं एंड बायो फर्टिलाइजर्स की तरह आप कौन कौन से माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हो। तो इस चैप्टर के हेडिंग्स देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट लिस्टिंग सी है, 31 मेजर चीज़ें हैं जो कि कोई माइक्रोब है या तो वो बैक्टीरियम है या फंजाई है, किसी भी फॉर्म में वो किस तरह से हम अपने लिए हम उसे अपने यूसेज के लिए यूटिलाइज करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल। तो स्टार्ट करते हैं हम। बिल्कुल शुरू में एनसीईआरटी डिस्क्राइब करता है कुछ डायग्राम्स को, तो उसमें कुछ हिडन क्वेश्चंस हैं जिनको टेक्स्ट में टेकअप नहीं किया जाता, जैसे कि एडिनोवायरस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करने वाला वायरस है। इसी तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ ही साथ एक इस डायग्राम में बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी दिखाई गई है, जिसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी को आप नेकेड आई से विजुलाइज करो तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो फंगल हाइफी जहाँ ग्रो कर रहे हैं, फंगल कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं, वहाँ पर हेलोज की फॉर्मेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, माइक्रोब्स की क्या यूटिलाइजेशन होती है। उससे पहले एक जनरल अकाउंट, आपको बिल्कुल पता है कि माइक्रोब्स हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई और ऑर्गेनिजम्स नहीं एग्जिस्ट करते, वहाँ पर ये माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहीं डीप थर्मल वेंट्स के अंदर, एक्सेप्ट फॉर डिस्टिल्ड वाटर, है ना। हर जगह पे माइक्रोब्स की प्रेजेंस होती है। तो इतनी ओमनी प्रेजेंस है इनकी, और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। तो सबसे पहले टेकअप कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो वी ऑल नो अबाउट लैक्टोबैसिलाई। तो लैक्टोबैसिलस को LAB से डिनोट किया जाता है। अगेन रिपीटेडली मैं आपसे बात करती रहती हूँ कि हमें एब्रीवेटेड फॉर्म्स को लिस्ट कर लेना है, सो दैट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो हमें, चाहे वो नीट में MCQ है या वो हमारा थ्योरी के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो हमें वो आंसर करना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। LAB इज लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई मिल्क से कर्ड बनाने में इम्पॉर्टेंट है इनका रोल। तो कर्ड की कैसे इम्पोर्टेंस है, कर्ड कैसे बेटर है मिल्क से। मिल्क के अंदर एडिशनली कर्ड जब फॉर्म होता है तो B12 वो कंटेन करता है, तो न्यूट्रिशनली बेटर प्लेस्ड है मिल्क से कर्ड। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो हम बात करते हैं बेकर्स ईस्ट की। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, जब तो हम बेकिंग करते हैं तो इसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं। जब हम ब्रूइंग करते हैं, मतलब अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं, तो सेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई को ही हम अब ब्रूअर्स ईस्ट बोलने लगते हैं। तो आपको हर एक की कैटेगरी साथ में याद करनी है। तो ईस्ट आपको पता है फंजाई को बिलोंग करते हैं, ब्रेड मेकिंग में या और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में इसे यूटिलाइज किया जाता है ईस्ट को। जहाँ भी कहीं हम कभी डो को राइज करवाना चाहते हैं, जैसे इडली, ढोकला,
या डोसा है उसके अंदर हम इसे यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पाम के सैप से फर्मेंट करके टोडी, साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ड्रिंक है जो कि बनाई जाती है। इसी कैटेगरी में चीज़ डिफरेंट वेराइटीज़ के एनसीईआरटी 2 डिस्क्राइब करती है। स्विस चीज़ जो कि प्रोपियानोबैक्टीरियम शर्मिनाई से क्योर करके बनाया जाता है, एंड दूसरा रॉकफोर्ड चीज़। तो रॉकफोर्ड चीज़ को उसका जो पर्टिकुलर फ्लेवर है वो इसी वजह से आता है क्योंकि उससे ट्रीट किया जाता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से। तो ये हमारे पास 4 बेसिक चीज़ें हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। 1 इज लैक्टोबैसिलस, 2 बेकर्स ईस्ट, 3 पाम एंड 4 चीज़ में फर्दर स्प्लिटिंग है 2 में, स्विस चीज़ एंड रॉकफोर्ड चीज़। नेक्स्ट टेकअप करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एक तो है अल्कोहल की फॉर्मेशन, बेवरेजेस की फॉर्मेशन, दूसरा एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। एक एक करके टेकअप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस की। तो अल्कोहल की फॉर्मेशन तो हमारी बिल्कुल सिविलाइजेशन के साथ साथ ही चली है। शुरू से हम अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं। तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई को यूज़ करते हैं। तो अब वी कॉल इट ब्रूअर्स ईस्ट। तो ब्रूअर्स ईस्ट से क्या किया जाता है कि बहुत बड़े साइज़ के फर्मेंटर्स होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो फ्रूट जूसेस है या माल्ट है मतलब बार्ले है, तो उससे फॉर्म किया जाता है, उसे फर्मेंट करवा के ईस्ट डाल के उसे फर्मेंटर्स में रखा जाता है, एंड उससे अगर डिस्टिलेशन करें तो रिफाइंड, अगर डिस्टिलेशन के बिना करें तो क्रूड फॉर्म में अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डिस्टिल्ड एंड विदाउट डिस्टिलेशन। तो अगर हम देखें कि वाइन और बियर जो हैं वो तो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम ये विद डिस्टिलेशन फॉर्म होती है। इसमें क्या मेटाबॉलिक फिनोमेना होता है, फर्मेंटेशन का फिनोमेना होता है। कैसे किया था हमने, ग्लाइकोलाइसिस, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये NADPH की यूटिलाइजेशन करके बिना ज़्यादा स्टेप्स क्रेब्स साइकिल के फॉलो किए एनारोबिक कंडीशंस में रखा जाए तो फर्मेंटेशन हो जाती है। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्लांट्स के अंदर पहले वो एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर वो इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करके। ये तो हो गया अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ के। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे लाइव ऑर्गेनिजम्स जिनको हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ होती है एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर मेन क्रेडिट गोज टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिरेंडिपिटी से, सिरेंडिपिटी इज चांस मैटर डिस्कवरी, उसने सिरेंडिपिटी से वो जब बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था तो उसने देखा कि बैक्टीरियल कल्चर कुछ जगह से खाली हो गया, वहाँ पर फंगस पेनिसिलियम मिला, जिससे उसे ये पता चला कि पेनिसिलिन जो ड्रग है वो इस फंगस से ऑब्टेन की जा सकती है। लेकिन जो फुल पोटेंशियल था वो अभी नहीं रियलाइज हुआ था। बाद में 2 और साइंटिस्ट आए, फ्लोरे एंड चेन। तो फ्लोरे, चेन एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मिलकर ये वंडर ड्रग पेनिसिलिन, जिसको कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत यूटिलाइज किया सोल्जर्स के वूंड्स को क्लीन करने के लिए, अदरवाइज उनकी जो ऑर्गन्स है उनको एम्प्यूट करना पड़ता था। तो ये एक बहुत मैजिकल प्रूव हुई पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का नाम है जिससे पेनिसिलिन ड्रग ऑब्टेन होती है। अदरवाइज अब हमें पता है बहुत सारी
ड्रग्स जो है जैसे कि ग्रेजियोफल्विन, पेनिसिलियम ग्रेजियोफल्वम से, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जैसे आप ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो नाम सुनते हो, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो वेरियस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स आने से बहुत सारी बैक्टीरियल जो डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम अदरवाइज ट्रीट नहीं कर पाते थे, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ हो गई, डिप्थीरिया जिसे गलघोटू बोलते हैं, लेप्रेसी जो कुष्ठ रोग है, ये सारे के सारे अब आसानी से ट्रीट करने पॉसिबल हो पाए हैं। ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल्स जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं, ऐसे हम माइक्रोब्स से इंडस्ट्रियल लेवल पे बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो मेंशन है दैट इज ऑफ एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर को बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। वीड ऑफ लेबोरेटरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ भी कल्चर करने लगो तो ये ग्रो करने लग जाता है। इसी से पोटेंशियल रियलाइज हुआ कि ये इस फंगस को यूज़ करके सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन की जा सकती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसी तरह से एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये भी एक बैक्टीरियम है, इससे एसिटिक एसिड। इसी तरह से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास केमिकल्स का सिंथेसिस हो गया विद द यूज ऑफ माइक्रोब्स। तो आपको वो कैटेगरी पूछ सकते हैं या उससे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो पूछा जा सकता है। अब ईस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कमर्शियल प्रोडक्शन एथेनॉल का, एंड इसी तरह पीछे किया था हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ब्रेड मेकिंग जो है, मतलब जितना बेकिंग वाला पार्ट है उसमें यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स हैं उसके अंदर लाइपेजेस को यूज़ किया जाता है। लाइपेजेस क्या करेंगे? लिपिड्स को, फैट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो क्लीनिंग अगर प्रॉपर चाहिए तो उसमें लाइपेजेस का यूसेज होता है। इसी तरह से फ्रूट जूसेस, जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस होती हैं, उनकी प्रॉपर क्लियरिंग के लिए, उनकी रिफाइनमेंट के लिए पैक्टिनेज और प्रोटीएज ये दोनों यूटिलाइज किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड की तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरियम होता है, उससे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसे एज क्लॉट बस्टर यूज़ किया जाता है। तो जहाँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हुई तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम स्ट्रेप्टोकाइनेज करता है। अगेन बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। क्लॉट बस्टर, व्हाट इज क्लॉट बस्टर? ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह से और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोस्पोरिन ए, दिस इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट की कब ज़रूरत पड़ती है? जब कभी भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हम इसे यूटिलाइज करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जो है उनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके किसी ऑर्गन को अब उसमें एक्लिमेटाइज करने में हेल्प करते हैं। ये मेजर रोल होता है। ये ऑब्टेन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये आपको पता है एक ड्यूट्रोमाइसिटस फंगस है। इसी ट्राइकोडर्मा को हम आगे फिर से पढ़ेंगे एज बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो लास्ट बात होती है वो होती है हमारे पास ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस की। तो मोनास्कस परप्यूरियस का क्या रोल रहता है कि ये ना ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने के काम आता है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं स्टैटिन्स, स्टैटिक से मतलब कम करने वाला। कैसे वर्क करता है कि ये ना इसका जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का एंजाइम है उसके इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमने की थी कि अगर उसके एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर एडिशनल कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इस तरीके से नहीं होगा। तो इट विल एक्ट इन लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारी मेडिकल फील्ड की लास्ट वाली चीज़ें होगी। पहले बात की हमने स्ट्रेप्टोकोकस की जो कि एक क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता था। नेक्स्ट साइक्लोस्पोरिन ए विच वॉज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट
फॉलोड बाय लास्ट हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करने वाले स्टैटिन्स, तो मोनास्कस परप्यूडियस से। तो इस पार्ट के साथ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें क्या करना है, हम इमेजिन करेंगे, अब ना एनसीईआरटी में इसके इस तरीके से डिटेल्स नहीं दिए, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह से इसको पढ़ाया हुआ है सारा। लेकिन अगर हम इसे टैंक्स की फॉर्म में करें, एसटीपीज क्या होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, मैसिव स्केल पर बड़े बड़े साइज के कुछ टैंक्स हैं जिनके अंदर सीवेज वाटर को क्लियर आउट किया जाता है, प्यूरिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, आपको पता है जो सीवेज है दैट इज 99.9% वाटर, उसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ सॉलिड है, कुछ ग्रिट है, सैंड है, फ्लोटिंग डैबरीज हैं, एक्सक्रीटा है ह्यूमन, या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रिमूव किया जाता है। तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें अगर हम इसे मेजर 4 टैंक्स की फॉर्म में कर लें तो वो थोड़ा पढ़ना कन्वीनियंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक की। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर फर्स्ट प्रोसेस इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जैसे नाम इंडिकेट करता है कि फिल्टर आउट करना है, तो पहले फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव किया जाएगा, फिर उसके बाद ग्रिट जो सॉइल और पेबल्स हैं उनको सेडिमेंट करवा लिया जाएगा। तो फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव कर दिया, सेडिमेंट सेटल डाउन करा दिया, ग्रिट और जो सॉइल और पेबल्स वगैरह ऐसी चीज़ों को। अब जो सॉलिड्स थे जो सेटल डाउन हो गए, अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है। जो सॉलिड्स सेटल डाउन हो गए उनको बोला प्राइमरी स्लज। जो सुपरनेटेंट मतलब ऊपर वाला जो पार्ट था, जो फ्लोटिंग पार्ट था, उसे बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट्स आर बेसिकली पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट नेक्स्ट टैंक में होगा, तो उस टैंक को बोलते हैं लार्ज एरेशन टैंक। जैसे नाम से इंडिकेट होता है, एरेट किया जा रहा है, तो इसमें एयर करंट पास किया जाएगा 1, एंड सेकेंड इज मैकेनिकली इसे एजिटेट किया जाता है, हिलाया जाता है, स्टर करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से एफ्लुएंट्स आए थे, एफ्लुएंट्स क्या थे, सुपरनेटेंट वाला पार्ट, उस सारे को हमने एजिटेट किया मैकेनिकली, एयर को पंप किया, एंड उसके अंदर जो बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करवाया गया। अभी हम बात करेंगे कि ये कहाँ से आया, क्योंकि वो अगले स्टेप में हमें पता लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई यहाँ पर करवाई जाती है। इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स क्या है, एरोबिक माइक्रोब्स, मतलब बैक्टीरिया अलॉन्ग विद फंजाई, जो कि एक फिलामेंटस मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब अंडरस्टैंड करो यहाँ पर कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही एक क्राइटेरिया है कोई पानी क्लीन है या नहीं है वो पता करने का। तो इसका मतलब जहाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है वो पानी क्लीन है, जहाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है उस पानी की बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। तो बीओडी कम करना ही हमारा मेन मकसद है जब हम कभी भी पानी की प्योरिटी की या क्लीनलीनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया ने और फंजाई ने जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो डाइजेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से बीओडी ऑफ द वाटर थोड़ी लोअर डाउन हो जाती है। तो अब क्या किया, इस सारे एफ्लुएंट को अब जो ट्रीट हो गया था, एफ्लुएंट अलॉन्ग विद फ्लॉक्स, जो सारा मैश था एरोबिक बैक्टीरिया वाला, उसको नेक्स्ट टैंक में विच इज़ कॉल्ड सेटलिंग टैंक, वहाँ पर डाल दिया। फर्स्ट था प्राइमरी सेटलिंग टैंक, दूसरा था लार्ज एरेशन टैंक, तीसरा आया अब सेटलिंग टैंक। यहाँ पर फ्लॉक्स को सेडिमेंट कराया और अब इन फ्लॉक्स को बोला एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये सेडिमेंट हो गया था।
इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स पीछे वाले लार्ज एरेशन टैंक में चला गया। आपसे बात की थी ना मैंने कि अभी बाद में बात करते हैं कि फ्लॉक्स कहाँ से आए। तो फ्लॉक्स कहाँ से आ रहे हैं, इसके बाद वाले सेटलिंग टैंक में से कुछ पार्ट ऑफ फ्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। इट विल बी यूज्ड एज इनोकुलम, मतलब यही ग्रो कर करके और फ्लॉक्स का मैश पूरा बना देगा। सेटलिंग टैंक से जो एक्टिवेटेड स्लज था उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जैसे नाम इंडिकेट करता है, यहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस होगी तो एनारोबिक बैक्टीरिया ही काम करेंगे यहाँ पर। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में वो बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब ये एक्टिवेटेड स्लज के जितने भी थे वो सारे के सारे दे विल बी कंज्यूम्ड बाय दीज एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इससे क्या होगा, कुछ देखो बीओडी कम हुई, एरोबिक बैक्टीरिया ने और फंजाई ने काम किया, फिर अब यहाँ पर आकर जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको एनारोबिक बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं, यहाँ पे मिथानोजेंस एक्टिवेट होते हैं। मिथानोजेंस मीथेन जनरेट करेंगे, तो मेन बायोगैस की प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। एसटीपी इसका मतलब पानी क्लीन करने के साथ साथ ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है, जहाँ पे स्टार्ट किया हमने कि पहले एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई ने काम किया, फिर नेक्स्ट में एनारोबिक बैक्टीरिया ने काम किया। तो इन पे इनकी एक्टिविटी से बायोगैस की प्रोडक्शन हुई। ये अगेन एक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। बायोगैस इज रिच इन मीथेन, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ से जनरेटेड बायोगैस को वेरियस फंक्शंस के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो इसके बाद ये जो सेकेंडरीली ट्रीटेड पानी था इसको हम कर लेते हैं कि इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वाटर बॉडीज़ में इसे डाल दिया जाता है। समटाइम्स टर्शरी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो वहाँ पर पानी को क्लोरीनेट करके यूज़ किया जा सकता है आगे फर्दर इरिगेशन के लिए और पर्पसेस के लिए। तो इतना पार्ट हमारा बनता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। ये वन लाइनर्स बहुत सारे इसमें से, और इसी में से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। इसे आप अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज करके आप इसे ब्रीफ अकाउंट इसका एक टैंक्स की फॉर्मेशन में कि हाँ किसके बाद कौन सा आता है, वो वाला पार्ट आपको अच्छे से लर्न करना है। विश यू ऑल द बेस्ट।